नमस्कार, मैं मनोज सैनी हूँ। धरोहर में आपका स्वागत है। लेकिन इस बार की धरोहर बहुत अलग आपको देखने को मिलने वाली है। ना मैं किसी किले में हूँ, ना किसी ऐसे स्थान पर हूँ जिसे हम पर्यटन के क्षेत्र में एक अलग स्थान मानते हैं, बल्कि उस स्थान पर मैं लेके चलने वाला हूँ जहाँ भारत की शौर्य गाथा आप पढ़ पाएंगे, जहाँ समझ पाएंगे कि हमारे वीर सैनिकों ने दुश्मनों को कैसे पराजित किया। तो चलिए यात्रा कीजिए मेरे साथ शौर्य स्मारक की, जिसमें आपको बहुत कुछ देखने को मिल रहा। हो सकता है कुछ जानकारी आपके जीवन में भी काम आए। तो रुकिएगा नहीं, पूरी यात्रा कीजिए मेरे साथ इस बार धरोहर में शौर्य स्मारक। भोपाल झीलों का शहर, हरियाली का शहर। लेकिन इसी भोपाल के बीचों बीच अरेरा की पहाड़ी पर एक ऐसी जगह भी है जहां प्रकृति की खूबसूरती के बीच भारत के पराक्रम का इतिहास सांस लेता है। चारों तरफ हरियाली, खुला आसमान, शांत वातावरण और इसी शांति के बीच मौजूद है युद्ध की वो कहानियां जिनमें गोलियों की गूंज है, सरहद पर डटे जवानों का साहस है, मां भारती के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीरों की स्मृतियां हैं। ये है शौर्य स्मारक, एक ऐसी धरोहर जहां कदम कदम पर महसूस होता है कि देश की आजादी और हमारी सुरक्षित जिंदगी की कीमत किसी ने सरहद पर चुकाई है। आज धरोहर में हम आपको दिखाएंगे शौर्य की वो बीथियां जहां भारत विभाजन की पीड़ा भी है, भारत चीन युद्ध की कहानी भी, भारत पाक युद्धों का पराक्रम, कारगिल के रणबांकुरों की वीरता है और उन जवानों की गाथाएं भी जिन्होंने देश की आन बान शान के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है। आइए आज धरोहर में इतिहास को सिर्फ देखते नहीं, उसे महसूस करते हैं। भोपाल का शौर्य स्मारक, जहां ऐसे अलग अलग युद्धों की चर्चा होती है। यहाँ बात होती है उन वीर सैनिकों की, कैसे उन्होंने देश के नाम अपनी कुर्बानी दे दी। लेकिन 12 एकड़ में फैले इस शौर्य स्मारक में वो तमाम तरह की चीजें मिल जाएंगी। बहुत खूबसूरत, ऐसा लगता है कि अपने आप में ये पर्यटन स्थल है। वैसे भी राजधानी भोपाल किसी हिल स्टेशन से कम दिखाई नहीं देती है, लेकिन जब दूर से आप देखेंगे भारत माता की वो प्रतिमा, दूर से ऐसा नजर आएगा जैसे कि बिल्कुल हरी भरी वादियों के बीच में भारत माता हाथ में तिरंगा लिए हुए लोगों को आह्वान कर रही हो, देश की रक्षा के लिए आह्वान कर रही हो। और आप देखिए, बहुत सुंदर तस्वीर है। मौसम जब बदलता है तो बहुत खूबसूरत तस्वीर हो जाती है। करीब 12 एकड़ में फैला हुआ है ये पूरा शौर्य स्मारक, जहाँ आप नैसर्गिक यानी प्रकृति के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ वीर सैनिकों के अलग अलग अनुभवों को आप देख सकते हैं। सेना के जो लोग रहे हैं अलग अलग दौर में, जिन्होंने युद्ध लड़े हैं, उन युद्धों का यहाँ जिक्र किया गया है। आप समझ सकते हैं कि चाहे थल सेना की बात हो, वायुसेना की बात हो, या फिर हमारी नेवी की बात हो, नौसेना की बात हो, सबका जिक्र यहाँ किया गया। बहुत सुंदर तरीके से इसको बनाया गया। लेकिन मेरे साथ आप यात्रा कीजिएगा, मैं आपको दिखाने वाला हूँ आज कि आखिर शौर्य स्मारक में है क्या और क्यों इसको बनाया गया। हरियाली के बीच शौर्य की धरती, पहली नजर में शायद आपको लगे कि हम भोपाल के किसी खूबसूरत पार्क में हैं। अरेरा की पहाड़ी, चारों तरफ फैली हरियाली, पेड़ पौधे, खुले मैदान और प्रकृति की खूबसूरती। लेकिन जैसे जैसे कदम आगे बढ़ते हैं, इस जगह का दूसरा स्वरूप सामने आने लगता है। ये खूबसूरती केवल आंखों को सुकून देने के लिए नहीं, बल्कि उस शांति का एहसास कराने के लिए भी है जिसे कायम रखने के लिए सीमा पर हमारे सैनिक दिन रात पहरा देते हैं। करीब 12 एकड़ में फैला शौर्य स्मारक आज भोपाल की पहचान बन चुका है। 14 अक्टूबर 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे देश को समर्पित किया था। उस वक्त प्रधानमंत्री ने इसे आने वाली पीढ़ियों को संस्कारित करने वाला तीर्थ क्षेत्र कहा था। यानी ये सिर्फ घूमने की जगह नहीं है, ये उस कर्ज को महसूस करने की जगह है जो इस देश के हर नागरिक पर उसके सैनिकों का है। शौर्य स्तंभ, मृत्यु पर विजय का प्रतीक। शौर्य स्मारक में आगे बढ़ते ही निगाहें जिस संरचना पर ठहर जाती है वो है विशाल शौर्य स्तंभ। 62 फीट ऊंचा ये स्तंभ केवल स्थापत्य नहीं, एक संदेश है उस सैनिक के अडिग हौसले का जो जानता है कि सामने मृत्यु हो सकती है, फिर भी कदम पीछे नहीं खींचता। इसे मृत्यु पर विजय के प्रतीक के रूप में गढ़ा गया है। इसके पास स्मारक ज्योति, अलग अलग प्रतीकात्मक संरचनाएं जो बलिदान, रक्त और राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव जगाती हैं। यही इस स्मारक की खासियत है, जहां पत्थर भी बोलते हुए महसूस होते हैं और उनकी भाषा बस एक है, राष्ट्र सर्वोपरि। जब हमारी सेना के जाबाज सैनिक भारत की रक्षा के लिए लगातार बॉर्डर यानी सीमाओं पर लगे रहते हैं तो बड़ा कठिन होता है। लेकिन उसको भी यहाँ एक अलग तरह से दिखाने का प्रयास किया गया है
ये देखिए आप, जंगल हो, पहाड़ी हो, नदियाँ हो, उनके बीच में लगातार पूरे समय मुस्तैदी के साथ खड़े रहना, और ये सब वही है जिनको यहाँ दिखाया गया, अलग अलग दौर में इनको प्रदर्शित यहाँ किया गया है कि कैसा वो होता है जब सेना के जो लोग होते हैं बॉर्डर पर अपना जिम्मेदारी निभा रहे होते हैं, तो उसी तरह इनको यहाँ बनाया गया है, प्रदर्शित किया गया है कि कैसे उन्होंने देश के लिए लगातार अपने काम में वो लगे रहते हैं, तो वो प्रदर्शित किया गया। लेकिन यहाँ और भी बहुत कुछ है। ये तो वो चीज़ें हैं, जैसे पहाड़ी यहाँ दिखी है, पानी बह रहा है, सैनिक खड़े हैं, वो सब यहाँ नज़र आता है। लेकिन फिर याद कीजिए 1947 का वो बंटवारा, जिसे सुनकर हमारे रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। और बात 1947 की हो रही, 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली, लेकिन उसके बीच जो भारत का बंटवारा हुआ, तो उसकी तस्वीरें देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपका मन भर जाएगा। कैसा दौर था, आप देखिए कि जब भारत का बंटवारा हो रहा था तो वो तमाम तरह की तस्वीरें फोटोग्राफ्स के जरिए यहाँ दिखाए गए हैं। कैसे थे वो लोग जब भाग रहे थे, कोई ऊँट से जा रहा था, कोई घोड़े के जरिए भागने का प्रयास कर रहा था, या फिर अलग अलग टैंक जो दिखाए गए। ट्रेनों की हालत ऐसी थी कि एक के ऊपर एक, ट्रेनों के ऊपर लोग, जगह नहीं थी, ठूस ठूस कर भरा गया था। ये हमारे इतिहास के पन्नों को जब हम पलटते हैं तो इन सब बातों का जिक्र हमें देखने को मिलता है। लेकिन उन तस्वीरों को यहाँ बड़े अच्छे से प्रदर्शित किया गया है और बताया गया कि भारत पाकिस्तान के मध्य जब प्रथम युद्ध कश्मीर मुद्दे को लेकर अक्टूबर 1947 में हुआ था, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में हुआ था, तो जब जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तानी कबालिए जो थे उन्होंने हमला बोला था, लेकिन पाकिस्तान सेना की सहायता प्राप्त हुई। इस युद्ध की समाप्ति 1948 में हुई। इस युद्ध की प्रकृति मुख्यतः कबायली थी, जो यहाँ दिखाया गया। इन्फेंट्री ब्रिगेड को तुरंत तैयार किया गया था और 161 ब्रिगेड ने बख्तरबंद कारों के उपयोग की सहायता से पाकिस्तानी सेना पर जवाबी हमला किया था। विभाजन आजादी के बाद मिला एक गहरा जख्म शौर्य की कहानी समझनी है तो उस दौर को भी समझना होगा जहां से स्वतंत्र भारत की यात्रा शुरू हुई। 1947 एक तरफ सदियों की गुलामी से आजादी का उत्सव, दूसरी तरफ भारत विभाजन का ऐसा दर्द जिसकी तस्वीरें आज भी रोंगटे खड़े कर देती है। अपना घर, अपनी जमीन, अपना गांव छोड़कर निकलते परिवार, चेहरों पर डर, आंखों में आंसू और अनिश्चित भविष्य। यहाँ मौजूद चित्रों और ऐतिहासिक प्रसंगों को देखते हुए महसूस होता है कि ये इतिहास की किताब का एक अध्याय भर नहीं है, वो लाखों जिंदगियों का दर्द भी है। और इसी उथल पुथल के बीच स्वतंत्र भारत की सेनाओं के सामने नई सीमाओं की रक्षा की जिम्मेदारी आ खड़ी हुई। अलग अलग युद्ध के दौरान जो वीर शहीद हमारे हुए हैं, उनकी शौर्य गाथा को यहाँ अलग तरह से दिखाया गया। ये वही शौर्य बीती है जहाँ शौर्य गाथा आपको देखने को मिलेगी। जो हमारे वीर शहीद हुए हैं उनकी बहुत सारी तस्वीरें देखने को मिलेंगी और समझ आता है कि आखिर भारत को कैसे आज़ादी मिली। बल्कि पाकिस्तान और चाइना से जब हमारा युद्ध हुआ तो किस तरह जो हमारे वीर सैनिक थे उन्होंने अपनी जाबाजी दिखाते हुए भारत को आज़ादी दिलाई। शौर्य बीथी जहाँ इतिहास सामने खड़ा मिलता है। अब हम पहुँचते हैं शौर्य स्मारक के उस हिस्से में जो इसकी आत्मा जैसा है। शौर्य बीथी जहाँ युद्ध केवल तारीखों में दर्ज नहीं है बल्कि चित्रों, मॉडल और अलग अलग प्रदर्शनों के जरिए सैन्य इतिहास को समझाने की कोशिश की गई है। थल सेना कैसे लड़ती है, वायुसेना किस तरह आसमान में दुश्मन को जवाब देती है, समुद्र में नौसेना कैसे देश की सीमाओं की पहरेदारी करती है। यहाँ तीनों सेनाओं की दुनिया से परिचित होने का मौका मिलता है। युद्धपोत, पनडुब्बियां, लड़ाकू विमान, सैन्य रैंक और बैज से जुड़ी जानकारियां भी यहाँ देखने को मिलती है। एक बच्चे के लिए जानकारी का संसार है, एक युवा के लिए प्रेरणा और हर भारतीय के लिए गर्व का स्थान। शौर्य स्मारक में अलग अलग शौर्य बीथी बनाई गई है। एक शौर्य बीथी की हम बात कर रहे थे, दूसरे में हमने देखा कि तमाम वो लोग जिन्होंने भारत को आज़ादी नहीं बल्कि अलग अलग दौर के युद्ध लड़े हैं और कैसे अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है, कैसे अपने शौर्य को वहाँ दिखाया, वो दिखाया गया। लेकिन जैसे ही दूसरी तरफ आते हैं तो ये हमारी नौसेना यानी नेवी का भी यहाँ जिक्र किया गया। अलग अलग दौर के जो हमारे जहाज, चाहे हम INS विक्रमादित्य की बात करें या फिर INS दिल्ली D की बात करें, ऐसे तमाम जो लोग जो हमारे जहाज रहे हैं उनको आप यहाँ देख सकते हैं। उनकी तस्वीरों को देखकर INS विराट विमान वाहक जो हमारा है, हेलीकॉप्टर के जरिए उस पर पहले सामान रखा जाता है और ये वो सब हमारे युद्धपोत हैं जिन्हें
यहाँ प्रदर्शित किया गया है। सामने की तरफ आप देखेंगे, चाहे त्रिशूल हो या फिर विमान वाहक विराट हो, शिवालिक हो, ये सब वो हैं जिनको यहाँ दिखाया गया है, प्रदर्शित किया गया है कि हम कितने ताकतवर है। हमारा हिंदुस्तान तलवार क्लास, बी क्लास, डी क्लास के रूप में यहाँ प्रदर्शित किया गया है। लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे और नीचे की तरफ आप देखेंगे तो ये वो पनडुब्बियाँ हैं जो शिशु कुमार क्लास, अलग अलग प्रकार की जो पनडुब्बी है वो यहाँ दिखाई गई है कि इनकी क्षमता कितनी होती है, उनका जिक्र भी यहाँ किया गया। लेकिन जैसे ही आप दूसरी तरफ आएंगे यहीं, तो देखिए भारत की सेना का शौर्य यूं ही नहीं माना जाता, बल्कि जब जब हमारे युद्ध हुए हैं तो हमने अपना लोहा मनवाया है अपने शौर्य के जरिए। ये वो युद्ध के हेलीकॉप्टर, अलग अलग दौर के विमान हैं जिनका जिक्र यहाँ किया गया है। ये बाप्ती विमान की सबसे पहली उड़ान 1927 में हुई थी। उसके बाद सन 1932 में इसका निर्माण होता रहा और फिर बाद में 565 बाप्ती बनाए गए। वायुसेना मार्शल अर्जुन सिंह वायुसेना के उस युग के वरिष्ठ और महान पायलट रहे हैं, जिनका जिक्र भी यहाँ किया गया। 1943 तक वेस्टलैंड बाप्ती की उड़ान बंद हो गई थी, लेकिन फिर बाद में जो उड़ान भरने वाले हमारे अलग अलग दौर के विमान रहे हैं, वायुसेना के पास जो रहे हैं, उनको भी यहाँ प्रदर्शित किया गया है। जैसे आप दूसरी तरफ घूमेंगे तो फिर एक तो ये वो हैं जो विमान आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर टैंक, अलग अलग दौर के हमारे जो युद्ध टैंक रहे हैं लड़ाई के दौरान जिनका इस्तेमाल किया जाता रहा है, उन टैंकों को भी आप जानते हैं कि रेगिस्तान में इनका कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो उसी, लेकिन यहाँ वो भी है जब सेना के औजारों को आप देख सकते हैं दीवारों पर टंगे हुए, और ये उसी दौर के औजार हैं जिनको यहाँ प्रदर्शित किया गया है। लेकिन यहाँ पूरी सेना की आप तमाम तरह की चीज़ों को समझ सकते हैं, देख सकते हैं, और इनको देखकर ये एहसास कर सकते हैं कि कैसे कौन सी रैंक कब मिलती है, कैसा रेगिस्तान होता है, कैसा ग्लेशियर होता है, या फिर युद्ध पोत के जरिए जब युद्ध लड़ा जाता है अलग अलग हम कहें कि समुद्र में, उसका जिक्र भी यहाँ किया गया। तो शौर्य स्मारक जब हम आते हैं तो कई चीज़ हमें समझने और जानने को मिलती है, और शौर्य स्मारक आना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ आकर पता लगता है कि हमारे वो रणबांकुरे जिन्होंने देश के लिए लड़ते लड़ते कई लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। कुछ लोग ऐसे थे जो लड़ते लड़ते बता दिए अपने दुश्मनों को कि हम कितने अलग तरह के शौर्य रखने वाले लोग हैं, वो सब यहाँ देखने को मिला। भारत चीन युद्ध, हिमालय पर अग्नि परीक्षा, शौर्य वीथी से आगे बढ़ते हुए हम पहुंचते हैं उस अध्याय तक जिसने स्वतंत्र भारत को युद्ध की एक कठिन परीक्षा से गुजारा। 1962 का भारत चीन युद्ध, बर्फ से ढकी चोटियां, दुर्गम पहाड़, हाड़ कपाने वाली ठंड, सीमित संसाधन और सामने दुश्मन। हालात बेहद कठिन थे, लेकिन भारतीय जवानों के साहस में कोई कमी नहीं थी। रेजांगला जैसी पहाड़ियों में भारतीय सैनिकों ने दिखाया कि वीरता संख्या नहीं देखती, वो केवल अपना कर्तव्य देखती है। शौर्य स्मारक की युद्ध दीर्घाएं पाकिस्तान और चीन के साथ हुए संघर्षों में सैनिकों के साहस की झलक सामने लाती है। इन तस्वीरों के सामने खड़े होकर एक सवाल अपने आप मन में आता है, हम जिस चैन की जिंदगी को सामान्य समझते हैं, उसके पीछे कितनी असामान्य बहादुरी छुपी हुई है। कारगिल, चोटियों पर लिखी विजय गाथा और अब शौर्य की उस कहानी की ओर जिसकी याद आज भी हर भारतीय का सेना गर्व से चौड़ा कर देती है। कारगिल 1999, ऊंची पहाड़ियों पर बैठा दुश्मन, नीचे से ऊपर चढ़ते हमारे जवान, ऑक्सीजन कम, तापमान बेहद कम और हर तरफ मौत का खतरा, लेकिन लक्ष्य साफ था, अपनी चोटियां वापस लेनी है। टाइगर हिल, डोलोली, द्रास, इन नामों के साथ वीरता की ऐसी कहानियां जुड़ी जो भारतीय सैन्य इतिहास में अमर हो गई। किसी ने गोलियां खाकर भी तिरंगा नहीं छोड़ा, किसी ने अपने साथियों को बचाते हुए प्राण दिए और आखिरकार उन चोटियों पर फिर तिरंगा लहराया। कारगिल ने एक बार फिर साबित किया, ऊंचाइयां चाहे जितनी भी हो, भारतीय सैनिकों के हौसले से ऊंची नहीं हो सकती। भारत का सबसे लंबा ग्लेशियर, करीब 76 किलोमीटर का ये ग्लेशियर, जिस पर आप जब देखेंगे तो यहाँ भी चूंकि अलग अलग देश की बाउंड्री लगी, खासकर चाइना की, लेकिन कैसे सियाचिन ग्लेशियर में भी हमारे वीर सैनिक लगातार 24 घंटे खड़े होकर भारत की हिफाजत करते हैं, वो यहाँ देख सकते हैं। एक हाथ में दूरबीन होता है, एक हाथ में राइफल होती है, और फिर उन ग्लेशियर के बीच में चलना बड़ा कठिन होता है, लेकिन उसको भी यहाँ बड़े अच्छे ढंग से प्रदर्शित किया गया है। ऐसा लगेगा जैसे हम लोग ग्लेशियर के बीच में हैं और यहाँ हमारे वीर सैनिक लगातार लगे हुए हैं अपनी सेवाएं देने।
भारत की रक्षा के लिए खड़े हैं, ये सब आन बान शान के प्रतीक है। पूरे समय ग्लेशियर में रहना अपने आप में एक बड़ी चुनौती होती है। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर इसलिए सियाचिन ग्लेशियर को कहा जाता है। लेकिन यहाँ की कई चीज़ें हैं, जैसे कि अ, ये पर्वतमाला जो कही जाती, कहते हैं कि काराकोरम पर्वतमाला के ऊपर ये बसा हुआ है। नुब्रा नदी इसका स्रोत माना जाता है सियाचिन ग्लेशियर का, और दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र भी सियाचिन को माना जाता है। और इसीलिए सियाचिन का जिक्र जब होता है तो सियाचिन के बारे में ऐसी तमाम तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन यहाँ फिर वो दौर भी दिखाया गया है जब अलग अलग दौर में हमारे सैनिक जो हुए हैं सियाचिन ग्लेशियर में अपनी सेवाएं देते रहे हैं, उनको भी यहाँ प्रदर्शित किया गया। आसमान नीला और उस पर फिर बर्फ जमी हुई ग्लेशियर जिसे कहा जाता है, उसको देख सकते हैं। लेकिन समझ आता है कि कितना कठिन होता है हमारे सैनिकों के लिए देश की हिफाजत करना। हर समय कहीं बंकर बनाकर रहते हैं, कहीं अलग अलग पहाड़ियों के बीच रहते हैं। लेकिन ये बड़ा कठिन होता है जब सियाचिन में खड़े रहकर पूरे समय भारत की रक्षा के लिए अपनी सेवाएं देते रहते हैं। पदक धातु नहीं, वीरता की पहचान। सैनिक की वर्दी पर सजा एक पदक देखने में भले छोटा हो, लेकिन उसके पीछे की कहानी बहुत बड़ी होती है। परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, ये केवल सम्मान नहीं बल्कि असाधारण वीरता, कर्तव्य और बलिदान की पहचान है। किसी सैनिक ने दुश्मन की गोलियों के बीच मोर्चा संभाला, किसी ने अपने साथियों को बचाया, किसी ने आखिरी सांस तक अपनी पोस्ट नहीं छोड़ी, और कई ऐसे भी रहे जिनके घर पदक पहुंचा, लेकिन उसे सीने पर लगाने वाला वीर वापस नहीं लौटा। इसलिए वीरता पदक देखते समय चमकती धातु से आगे उस कहानी को देखना जरूरी है, जिसमें एक परिवार का त्याग, एक सैनिक का बलिदान और एक राष्ट्र का सम्मान छिपा होता है। भारत की युद्ध अलग अलग दौर में हुए हैं, 1962, 65, 71। लेकिन उस बीच में जिन लोगों ने भारत की रक्षा के लिए अपने प्राण आहूत कर दिए, या वो लोग जो लगातार हमारी विरोधी सेनाओं से लड़ते रहे, उन सब का जिक्र भी किया गया। लेकिन कुछ ये वो रणबांकुरे हैं जिनका जिक्र बहुत अलग तरह से किया गया है। ये पूरी एक प्रदर्शनी जिसे कहा जा सकता है कि लंबी है, जिसमें तमाम सारे लोगों को, चाहे नायब सूबेदार बाना सिंह की बात करें या धन सिंह थापा की बात करें, ये सब वो लोग थे जिन्होंने लड़ते लड़ते मतलब अपना जौहर जो दिखाया, जिसे कहा जाता है कि अब जैसे धन सिंह के बारे में ही बात करेंगे तो कहते हैं कि 1962 में लद्दाख की अग्रिम सीमा चौकी की कमांड इनके हाथ में थी, और अक्टूबर 20, 1962 को चीनियों ने सिराजिप चौकी पर तोपों और मीटरों से जोरदार गोलीबारी की। मेजर थापा और उनके सैनिकों ने शत्रु को बड़ी संख्या में हताहत कर आक्रमण को दोबारा नाकाम कर दिया था। तो इस तरह जो हमारे वीर सैनिक हुए हैं, उनकी पूरी वीर गाथा यहाँ देख सकते हैं। चाहे वो नेवल से जुड़े अधिकारी रहे हों, सैनिक रहे हों, उन सब का जिक्र यहाँ देखने को मिलता है। तो ये सब वो लोग हैं जिन्होंने अपने अनूप सिंह गहलोत के बारे में आप खूब जानते हैं। ये जिक्र है 1947 का होता है, 1940 का, जब इन्होंने भी उस लड़ाई के दौरान अपने शौर्य का लोहा मनवाया। तो वो तो नज़र आता ही है। लेकिन इन वीर सैनिकों के अलावा सेना में अलग अलग मेडल भी दिए जाते हैं, चाहे परमवीर चक्र की बात करें, वीर चक्र की बात करें, और कौन से दौर में पूर्वी स्टार, ये सब वो चीज़ें हैं जो यहाँ अलग अलग तरीके से दिखाई गई है। चाहे 1965 की इसमें जिक्र है, अति विशिष्ट सेवा पदक यहाँ दिखाया गया है, शौर्य चक्र यहाँ है, जनरल सर्विस मेडल 1947 का, यहाँ सब सैन्य के जो सेना को अलग अलग दौर में पदक मिलते हैं, उन पदकों का यहाँ जिक्र है। लेकिन पदक के बारे में हम सुने तो हैं, पर यहाँ आप देख सकते हैं ये परमवीर चक्र जो सबसे बड़ा पुरस्कार एक तरह से कहा जाता है, आपकी शौर्य और वीरता के लिए आपको मिलता है। हमारे ऐसे अलग अलग दौर में जो भी सेना के महानायक हुए हैं उनको मिले भी हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप यहाँ देखेंगे तो ये भी सब उसी तरह की पदक है। यानी एक स्थान पर ही सेना की तमाम गतिविधियों को आप समझ सकते हैं, उन रणबांकुरों के आप दर्शन कर सकते हैं जिन्होंने हम सबको आज़ादी के दौर की बात करें या बाद में जो अलग अलग युद्ध हुए हैं उस दौरान कुछ ने अपनी शहादत दी है, कुछ ने लड़ाई लड़ते लड़ते अपना शौर्य मनवाया है। लेकिन समझ आता है कि भारत के वीर सैनिक कैसे। 3 सेनाएं, 3 दिशाएं, संकल्प एक, जमीन पर थल सेना, आसमान में वायु सेना, समुद्र में नौ सेना, रास्ते अलग, वर्दियां अलग, जिम्मेदारियां अलग, लेकिन ध्येय एक, भारत की रक्षा।
शौर्य स्मारक में तीनों सेनाओं की रैंक, बैज और सैन्य पहचान से लेकर युद्धपोत, पनडुब्बी और विमान के मॉडल तक दर्शकों को सेना की दुनिया समझने का अवसर देते हैं, जहां देश के संवैधानिक और सैन्य नेतृत्व से जुड़े अध्याय भी इतिहास की यात्रा को विस्तार देते हैं। राष्ट्रपति भारत की सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर होते हैं और स्वतंत्र भारत की यात्रा में अलग अलग राष्ट्रपतियों और सैन्य नेतृत्व ने देश की सुरक्षा व्यवस्था को दिशा दी है। हर हिस्सा खासकर नई पीढ़ी को बताता है कि किसी युद्ध की विजय केवल मोर्चे पर चली गोली की कहानी नहीं होती। इसके पीछे नेतृत्व, रणनीति, अनुशासन और हजारों लोगों का सामूहिक प्रयास होता है। शौर्य स्मारक में आने के बाद आप उन्हें भी समझ सकते हैं कि हमारे देश के राष्ट्रपति कौन कौन हुए हैं। राष्ट्रपति की बात करें या थल सेना अध्यक्ष, वायु सेना अध्यक्ष या फिर नभ सेना अध्यक्ष जो भारत के हुए हैं अभी तक, उन सब की तस्वीरों को भी यहाँ किया गया। सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर और बाकी अलग अलग दौर में जो भी जितने भी राष्ट्रपति हमारे हुए हैं, वहाँ से लेके वर्तमान की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तक को आप यहाँ देख सकते हैं, जो इस वीथिका में नज़र आती है, शौर्य वीथी में नज़र आती है। लेकिन जैसे ही आप इनको देखेंगे, यहाँ से तस्वीरें घुमाएंगे, तो फिर वो लोग हैं जो हमारे अलग अलग दौर में भारतीय थल सेना के प्रमुख रहे हैं, थल सेना अध्यक्ष रहे हैं, उनकी तस्वीरों को यहाँ दिखाया गया। सबसे पहले जो थे जनरल करियप्पा, जिनका जिक्र तो कई जगह होता है, चाहे महाराज राजेंद्र सिंह की बात करें या SM श्री नागेश की बात करें, PN थापर की बात करें, इन सब के साथ इनकी शौर्य गाथाएँ भी जुड़ी रही है। जनरल VK सिंह से लेकर और वर्तमान मनोज पांडे तक का इसमें जिक्र है। लेकिन अब मुकुंद नरवणे के बाद मनोज पांडे बने और अभी इधर देखेंगे आप तो भारतीय वायुसेना प्रमुखों को भी अलग अलग दौर में जो हुए हैं, सुब्रतो बनर्जी से लेकर और तमाम सारे जो वायुसेना के प्रमुख रहे, एयर चीफ मार्शल जिन्हें कहा जाता है, उनको भी यहाँ दिखाया गया है। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो फिर आपको वो भी नज़र आएगा, जब हमारे अलग अलग जो एडमिरल हुए हैं भारतीय नौसेना के प्रमुख, उनको भी दिखाया गया है। एडमिरल सर चार्ल्स थॉमस पार्क पिंजे से लेकर वाइस एडमिरल सर स्टीफन कार्लिल, वाइस एडमिरल रामदास कटारी, ऐसे तमाम सारे लोगों का यहाँ जिक्र किया गया है। लेकिन इससे यहाँ आने के बाद ये भी समझ आता है कि किन्होंने हमारे, वो कौन लोग थे जिन्होंने भारत की सेनाओं को नेतृत्व किया, भारत की सेना का नेतृत्व किया, भारत के राष्ट्रपति के रूप में जिन्होंने अपनी भूमिका निभाई है, उसको भी समझा गया है। यानी यहाँ आने के बाद आपको कई तरह की जानकारी मिलती है। एक तो वो कि सेना के प्रमुख कौन रहे हैं, हमारे अलग अलग दौर के राष्ट्रपति कौन रहे हैं, उनको भी यहाँ देखा जा सकता है, तो आपका जनरल नॉलेज भी यहाँ बढ़ता है। भारत माता जिसके लिए सब कुछ कुर्बान, शौर्य की पूरी यात्रा आखिर किसके लिए? उस मिट्टी के लिए जिसे सैनिक मातृभूमि कहता है। शौर्य स्मारक में स्थापित विशाल भारत माता की प्रतिमा इस पूरी यात्रा को जैसे एक अर्थ दे देती है। जहाँ 37 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा राष्ट्र और उसके लोगों के प्रति सम्मान का प्रतीक है। इसी भारत माता के लिए कोई राजस्थान के रेगिस्तान में तैनात है, कोई सियाचिन के बर्फ में, कोई समुद्र की अथाह गहराइयों में और कोई लड़ाकू विमान लेकर आसमान की निगरानी कर रहा है। भाषा अलग हो सकती है, प्रदेश अलग हो सकता है, धर्म अलग हो सकता है, लेकिन वर्दी पहनने के बाद पहचान एक रह जाती है, भारतीय। शौर्य स्मारक में जैसे ही प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले भारत माता के दर्शन होते हैं। भारत माता की वो प्रतिमा जो आन बान शान का प्रतीक है, और हम याद करते हैं स्वतंत्रता की वो वर्षगांठ पर जब भारत को आज़ादी मिली होगी, आखिर कौन रहे होंगे वो रणबांकुरे जिन्होंने भारत माता के नाम अपनी शहादत दे दी। लेकिन भारत माता की ये सुंदर प्रतिमा ये बताती है कि भारत माँ के लिए, भारत के लिए, भारत के जो वीर सपूत रहे हैं वो किस तरह भारत माँ को समर्पित रहे होंगे। और बहुत सुंदर तरीके से इस प्रतिमा को यहाँ स्थापित किया गया है, जिसमें एक तरफ भारत माता खुद विराजी हैं और दूसरी तरफ चारों तरफ आप देखेंगे तो हमारा शौर्य का जो चक्र है वो भी नजर आता है। इतने सुंदर तरीके से इसको तैयार किया गया है कि इसी से लगता है कि शौर्य स्मारक के भीतर आप जैसे ही प्रवेश करेंगे तो आपको क्या क्या दिखने वाला है। और मैं भी आपको वही सब दिखाने वाला हूं कि भारत की आज़ादी में आखिर किन योद्धाओं का योगदान रहा, आखिर कौन थे वो वीर सपूत जिन्होंने भारत के लिए अपनी शहादत दी थी। शांति का अर्थ। शौर्य स्मारक की यात्रा पूरी करते करते एक बात बहुत साफ हो जाती है, शांति हमें विरासत में यूं ही नहीं मिली, इसे किसी ने सुरक्षित रखा है। यहाँ की हरी भरी वादियाँ इसलिए और खूबसूरत लगती हैं क्योंकि इनके बीच खड़े होकर हमें उस शांति की कीमत समझ में आती है।
और शायद शौर्य स्मारक से बाहर निकलते हुए हर व्यक्ति के मन में एक भावना जरूर जन्म लेती है, हम सुरक्षित हैं क्योंकि कोई हमारे लिए सरहद पर खड़ा है। अरेरा की इस पहाड़ी पर हमारी यात्रा शुरू हुई थी प्रकृति की खूबसूरती से, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े ये सफर इतिहास, युद्ध, पराक्रम और बलिदान की यात्रा बनता गया। शौर्य स्मारक हमें युद्ध का महिमा मंडन करना नहीं सिखाता, बल्कि शांति की कीमत समझाता है। यहाँ की हरियाली हमें जीवन का एहसास कराती है, तो शौर्य बीथी बताती है कि इस जीवन को सुरक्षित रखने के लिए कितनी कुर्बानियां दी गई हैं। और जब हम यहाँ से बाहर निकलते हैं तो हमारे भीतर शायद एक छोटा सा बदलाव जरूर होता है। तिरंगा पहले भी हमारा था, लेकिन उसे देखने का नजरिया थोड़ा और गहरा हो जाता है। वर्दी का सम्मान पहले भी था, लेकिन उसके पीछे का त्याग साफ दिखाई देता है। और शहीदों के लिए सिर्फ झुकता नहीं, गर्व से ऊंचा भी होता है, क्योंकि ये शौर्य स्मारक है हमारी आन का, हमारी बान का, हमारी शान का और भारत के वीर सपूतों के अमर बलिदान का स्मारक। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही अंतिम निशा होगा। शौर्य स्मारक में इसको खूब अच्छे से दर्शाया गया है, दिखाया गया है। यहाँ दिन भर की मेरी यात्रा बड़ी अलग रही। धरोहर के जरिए मैं अलग अलग स्थानों पर पहुँचता हूँ, समझता हूँ, कई बार प्रकृति से बात करता हूँ, कई बार किसी किले या ऐसे स्थान पर जाते हैं जिसको हम धरोहर के रूप में देखते हैं। लेकिन शौर्य स्मारक भी एक धरोहर है। धरोहर इसलिए कि यहाँ तमाम वो लोग हैं जिन्होंने भारत की आज़ादी से लेकर बल्कि अलग अलग दौर के युद्धों में किस तरह अपना योगदान दिया है, उन सब बातों को यहाँ समझा जा सकता है, देखा जा सकता है और ये कह सकते हैं कि भारत को यूं ही दुनिया में अलग स्थान नहीं मिलता। तो आज की धरोहर हमारी बहुत अलग रही, बहुत दिलचस्प रही, कई तरह की जानकारी मिली। मेरे मार्फत आप भी समझ पाएंगे कि आखिर शौर्य स्मारक में क्या है। अगली बार फिर मुलाकात होगी किसी अच्छे स्थान पर। मुझे और मेरे सहयोगी आशीष खरी को दीजिए इजाजत। बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।